लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि जैसा कि आज अनाउंस किया था कि आज मैं आपके सामने प्लान बी को ज़रा वाज़े अल्फाज में री एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि इससे पहले मलिक नवीद साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन्स तो आपको पता रहता ही है, जिसपे खासी सैर हासिल बहस हो चुकी है डिफरेंट ग्रुप्स में। और जो अहबाब के क्वेश्चंस थे, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि चूंकि डेली कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई चीज आने वाली है, तो बजाय इसके कि मुझे पर्सनल में मैसेजेस करने के या डायरेक्ट कॉल्स करने के, अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मैं आना चाहूंगा आपके सवालात की तरफ। मैं एक ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी बनाई गई। कैटेगरी ए की जो डेफिनेशन बताई गई वो ये है कि किसी भी शख्स ने एक इन्वेस्टमेंट की और अगर उसने 99% तक भी अर्न कर लिया है तो वो लकी है, और वो कैटेगरी ए में आएगा, उसने अर्न भी कर लिया, जबकि उसका 100% जो डिपॉजिट था वो ऑप्शन बी में भी ट्रांसफर हो जाएगा। एक ऐसा शख्स कि जिसने 1 लाख या उससे प्लस में वो चला गया, यानी कि जितना उसने लगाया था उससे प्लस में उसने अर्न कर लिया, इवन के 199% तक, तो ऐसा शख्स जो है वो बी कैटेगरी में फॉल होगा और उसका 50% डिपॉजिट जो है वो उसमें कंसिडर होंगे। ये वो चीज है कि जिसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज किस बात पे हुए, जरा उस नुक्ते पे जरा गौर कीजिएगा। क्योंकि दो टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं कि जी डिपॉजिट एंड विदड्रॉल। अब आपको भी पता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी तो वो विदड्रॉल में चली जाती थी, और ज्यादा इबहाम वहां से पैदा हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि ओहो यार, मेरा तो विदड्रॉल बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं तो पता नहीं, शायद हो सकता है कैटेगरी में आता ही नहीं हूं, या मैं बी में आता हूं, या मैं बिल्कुल सी में आ गया और मैं उड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उसकी वजाहत कुछ इस तरीके से करना चाहूंगा कि पहली बात ये जहन में रखिएगा कि जैसा कि जब से बैंक अकाउंट्स क्लोज हुए और जो ग्रुपों में फिर धींगा मस्ती हुई, जो जो बातें की गई, हमेशा एक लफ्ज यूज किया गया कि जो एंड यूजर है उसको अकोमोडेट करें, जिसने कमा लिया उसको एक साइड पे कर दे। और ये इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जो कमा चुके उनको सब्र करना चाहिए, जिन्होंने कुछ नहीं कमाया तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, और उन्हीं के लिए ही हमेशा हर शख्स ने आवाज बुलंद की, उन्हीं के लिए ही सैफ रहमान न्याजी ने सोचा, उन्हीं के लिए ही सिंसियर टॉप लीडरशिप ने सोचा। और जब जब कोई मीटिंग हुई तो वहां पे सबसे पहला हलफ ही ये हुआ कि अपनी जात को बीच में से निकाल के टीमों के लिए सोचा जाएगा। और टीम में कौन आता है, यहां डिफाइन किया जाता है नेटवर्कर और इन्वेस्टर। पहली बात यह है कि एक्स वाई जी कोई भी शख्स है, सबसे पहले वो एक इन्वेस्टर है, उसने एक इन्वेस्टमेंट की। नेटवर्कर वो बाद में बन सका या नहीं बन सका वो एक अलग स्टोरी है, बट बेसिकली एवरीवन इज इन्वेस्टर। अब जब वो इन्वेस्टर बन गया, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी क्या मेजर, उसकी अर्निंग क्या है, कहां से उसको पैसे आने हैं। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि इन्वेस्टर को उसके प्रॉफिट्स आने हैं, और तो उसका कोई जरिया नहीं, आमदनी नहीं है सिस्टम के अंदर। जो उसने डिपॉजिट लगाया उसके प्रॉफिट्स उसको आने थे, वही उसके प्रॉफिट्स उसको आ रहे थे। अब अगर उसने टीम बनाना शुरू कर दी तो फिर उसका रेफरल बोनस आ गया, जिसको डायरेक्ट बोनस कहते हैं। टीम बढ़ गई तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग बोनसेस वगैरह भी आना शुरू हो गए। तो ये होती थी नेटवर्कर्स के लिए। बट जो एक इन्वेस्टर है उसके लिए सिर्फ उसके, जिसे कहते हैं ना, वो प्रॉफिट्स ही थे। और प्रायोरिटी किसको दी गई है? इन्वेस्टर को, एंड यूजर को, जिसने कुछ नहीं कमाया। तो ऐसे पहली बात तो ये जहन में रख लें कि जो आपको विड्रॉल नजर आ रहे हैं, खासतौर पे अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपका
रेफरल बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक है आपके प्रॉफिट से। आपके प्रॉफिट्स, अब कई ऐसे लोग हैं जो साथ साथ अपने प्रॉफिट्स लेते रहे या नहीं ले सके तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो है वो कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए। मैं रिपीट करूंगा, या तो वो साथ साथ लेते रहे लेकिन जब विड्रॉल नहीं मिले तो उन्होंने एहतियातन अपने प्रॉफिट्स कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए। ओके, अगर किसी भी वक्त मुझे बेचने की जरूरत पड़ी तो यहां से मुझे आसानी होगी, मैं किसी को भी ट्रांसफर कर दूंगा। वो चले गए उसके कैश बॉक्स में। अब वो अहबाब जो परेशान हैं कि जी हमारे जो प्रॉफिट्स लगे हुए थे वो किधर गए, तो उनके लिए खुशखबरी ये है, जो कि मलिक साहब ने भी एक्सप्लेन की, लेकिन अहबाब पता नहीं क्यों नहीं समझ सके, कि उनके जितने प्रॉफिट्स हैं वो कैश बॉक्स में गए। वो उनकी अमानत है भाई, वो कहीं नहीं गए। आपका आने टके का भी लॉस नहीं हुआ। और वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? कैश बॉक्स कैटेगरी में फॉल करेंगे। और कैश बॉक्स के हवाले से मैं आगे जाके आपको जब वजाहत करूंगा तो उस वक्त मजीद आपको समझ आ जाएगी कि कैश बॉक्स में जिनके डॉलर्स पड़े हुए हैं वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली बात ये जहन में रख लें कि आपका किसी भी किस्म का कोई लॉस नहीं है। सेम वही फार्मूला है कैटेगरी ए में। अगर आपने 100 लगाया था और अगर आप 99 अर्न कर चुके हैं तो यू आर द लकीस्ट वन, आपका 100 का 100 ऑप्शन बी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 लगाया और आपने 100 अर्न कर लिया, 120 अर्न कर लिया, 150 अर्न कर लिया, इवन कि आपने 199 अर्न कर लिया, फिर भी आपका लॉस नहीं है। आप कमा चुके हैं, तकरीबन डबल कमा चुके हैं। लेकिन जो आपका डिपॉजिटेड अमाउंट था उसका 50% ऑप्शन बी में चला जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना इबहाम जो सामने आ रहा है वो है सोल्ड का। अब सोल्ड दो तरह से अगर हम एक्सप्लेन करें तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिपॉजिट लगाया, मैंने 6 महीने उसके प्रॉफिट्स भी लिए। 6 महीने के बाद आपको पता है उस वक्त एक बड़ी रस्म चल पड़ी थी कि हर बंदा 6 महीने के बाद लगाओ सोल्ड तो लो नवी ज्वाइनिंग। अब हुआ क्या? सपोज कि मेरी ज्वाइनिंग मलिक नवीद साहब के साथ थी, 6 महीने मैंने प्रॉफिट्स लिए। मुझे बस किसी ने पट्टी पढ़ाई कि भाई मलिक साहब तो यार बंदा ठीक नहीं है, इधर से छोड़ो और मेरी टीम में आ जाओ। मैंने कहा जी हाजिर जनाब। अब हुआ क्या? मैंने सोल्ड लगाया। सोल्ड लगा के जिसकी शक्ल मुझे बहुत प्यारी लगती थी, मैंने उसके नेट में एक नई डिपॉजिट कर दिया, एक नई ज्वाइनिंग लगा दी। वो अब आपका बन गया पोर्टफोलियो। यहाँ पे तो लोग क्लियर हैं, उनको समझ में आ रही है कि यस उनका आने टके का लॉस नहीं है, उसका तो 100% डिपॉजिट पड़ा हुआ है ना। वो कैटेगरी ए या बी जिसमें भी फॉल होना है उसी में आना है। कंफ्यूजन कहां पे आ रहा है? कंफ्यूजन यहां पे आ रहा है अपनी ही ज्वाइनिंग्स में से प्रॉफिट्स भी लिए, फिर 6 महीने के बाद उसका सोल्ड भी लगाया, फिर वापस अपनी ही ज्वाइनिंग में दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मेरे भाई वो भी उसी तरीके से न्यू ज्वाइनिंग ही काउंट फॉर होगी और आपका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लिहाजा सोल्ड को किसी खाते में ना लिखें, आपका कोई लॉस नहीं है, वो आपकी अमानत है और वो शिफ्ट होंगे। आगे आ जाते हैं कार कमेटी। यकीनन बहुत सारे अब आप क्लियर हैं। जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाया था रिगार्डिंग कार कमेटी 100% बगैर किसी डिडक्शन के ऑप्शन बी में वो डिपॉजिट हो जाएगा और उसके प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जिन जिन अहबाब ने एक्टिवेशन फीस पे की हुई है, जो जो उनके डिपॉजिट शिफ्ट होंगे उनके साथ साथ उनकी एक्टिवेशन फीस भी जाएगी। अब आ जाते हैं कैश बॉक्स की तरफ। कैश बॉक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे अहबाब का ये सवाल है कि मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लिए गए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो खुदा तरस हैं, जिन्होंने अपनी विल और विश पे अपनी टीमों को अकोमोडेट किया, उनको उनकी पेमेंट्स दे चुके हैं। ऐसे तमाम अहबाब जिन्होंने दूसरों को अदायगियां की, किस शेप में? या तो उनको विड्रॉल दिए,
یا ان کی آئی ڈیز پرچیز کر لی گئی یا ان سے زبردستی پیسے لے لیے گئے یا انہوں نے ڈالرز پرچیز کیے کسی بھی سینس میں، تو ریکارڈ کا وہ حصہ ہے۔ یہ وڈرال وہ تھا جو سیف الرحمان خان نیازی کی ذمہ داری تھی، لیکن بہت سارے احباب نے جسے کہتے ہیں اس ذمہ داری کو نبھایا، انہوں نے اپنے پلے سے لوگوں کو جسے کہتے ہیں اکاموڈیٹ کیا کسی بھی صورت میں۔ ایسے تمام ادائیگیاں، وہ تمام آئی ڈیز آپ کی کنسیڈر ہوں گی اور وہ آپ کے پیسے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی کیش باکس کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو کیش باکس میں، وہ ریڈ باکس میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، آفٹر کیلکولیشن جو فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں، جو آپ کے پیسے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے، بلکہ ہوگا کیا کہ ون ون سچویشن کریٹ ہو کہ کمپنی کے لیے بھی ایشو نہ ہو، آپ کے لیے بھی ایشو نہ ہو۔ جو آپ کے ایسے پیسے کیش باکس میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فریش بزنس کے ساتھ اس کا 10% جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ مین جسے کہتے ہیں وہ کوسچنز ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ڈالرز میں نے فلاں کو شفٹ کیے تھے، پیسے نہیں ملے۔ اچھا، فلاں کو پیسے دے دیے لیکن مجھے ڈالرز نہیں ملے۔ اچھا، پھر یہاں بھی یہ بھی کوسچنز ہیں کہ جی ہم نے سیف الرحمان خان نیازی کو ڈالر ٹرانسفر کیے تھے، وہ ڈالرز کیا ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بھائی اس طریقے کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سب آپ کی امانت ہے، وہ ساری کی ساری ایڈجسٹ ہو جائیں گی۔ آفٹر ایڈجسٹمنٹ پھر اس کا ایک کرائٹیریا دیکھا جائے گا کہ یہ آپشن اے میں آتا ہے یا کہ آپشن بی میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزن کہ جو ہماری کیلکولیشنز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چونکہ دیکھیں جو اینڈ یوزر ہے، خاص طور پہ 2021 والا، وہ تو سمجھ لیں آنکھیں بند کر کے نا وہ آ گیا کیٹیگری اے میں۔ اب جو 2020 والے ہیں اس میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ کیٹیگری اے میں آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کیٹیگری بی میں بھی آتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی خواتین و حضرات ہیں جنہوں نے بار بار ری انویسٹمنٹ کی۔ تو بھائی جب آپ نے ری انویسٹمنٹ کی، آپ نے وڈرال تو لیا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ ہی کے ہیں۔ اپنے سینئر سے رابطے میں رہیے، ان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر بھی اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، میرے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں چونکہ بی فار یو میں بالکل نیا تھا اور مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس حد تک میری گرپ نہیں ہے جو گرپ ملک نوید صاحب کی ہے۔ وڈ بی بیٹر اب بھی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہو، آپ ملک نوید صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو دیں گے۔ اب آگے آتے ہیں کہ آپشن بی کے حوالے سے ہم اب تک کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، جیسے کہ آپ کے نوٹس میں، نالج میں آپ کو پتا ہے کہ میں باہر گیا تھا۔ وہ جو ایک رسم تھی، جو ایک منگنی تھی، وہ ہو چکی، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بس آنے والے ہفتے میں نکاح بھی ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو نکاح ہے وہ چونکہ 2 مختلف کنٹریز ہیں، وہ آن لائن نکاح ہے، تو اس کی کوئی اٹیسٹیشن، اس کی کوئی ویریفیکیشن کا پروسیس ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میکسیمم 24-25 تک جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور نکاح کے بعد جو رخصتی ہے، وہ جو ہم نے ڈیٹ آپ کو دی ہوئی ہے 30 جون کی، انشاءاللہ یہ ایک تاریخی، ہسٹوریکل، سیف اینڈ سیکیور جو ایک ملاپ ہونے جا رہا ہے، جو ایک بندھن ہونے جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ 30 جون کو ہوگا۔ اور 30 جون کے بعد اس کا ولیمہ شروع ہو جائے گا۔ چونکہ لاکھوں لوگ ہیں تو ولیمہ ایک دن میں تو ہونا نہیں ہے، تو وہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو ہے وہ احباب کو سرو کیا جائے گا۔ بس ذرا نکاح کی ویریفیکیشن اور اس کی اٹیسٹیشن وغیرہ سارا کچھ یہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو آپشن بی کے بارے میں بھی ڈیٹیل
جو ہے وہ انشاءاللہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ اب بھی اگر آپ کا کوئی سوال باقی ہو، یو آر موسٹ ویلکم، آپ مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ اپنے کنسرنڈ اپ لائن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ ملک نوید صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔